हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। वरद कहाँ है हमारे बीच? वरद क्यों नहीं दिख रहा है? एक लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? लास्ट क्लास में प्रॉब्लम नंबर 9 तक के हमने सॉल्व किया था, जिसके अंदर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के अलग अलग तरीके, एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविटी वगैरह सब मिला मिलू के मैंने आपको सब चीज़ें वहाँ की समझा चुका हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहा, बिफोर टैक्स भी ले सकते हैं, आफ्टर टैक्स भी ले सकते हैं। फॉर्मेट में बिफोर टैक्स है, बट आप चाहो तो आफ्टर टैक्स लेके जो वर्किंग नोट में करने वाले एडजस्टमेंट्स हैं वहीं करके आंसर ला सकते हैं। ये सारा डिस्कशन मोटा मोटी हमने कर लिया। आज हम बढ़ेंगे फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की तरफ, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालने की तरफ। बेटा आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बकर मस्ती चकलस मत करना, नज़र हटी दुर्घटना घटी, ध्यान रखना। ठीक है? मतलब आपको 55 का एक क्वेश्चन याद है कि पहला पहला क्वेश्चन जब मैंने आपको ये समझाया था, ये वाला लॉजिक, जिसमें हमने क्या कहा था कि भाई फाइनल अकाउंट्स की मदद से आपको कैश बुक बनानी है। रादर कैश बुक की जगह हम उसको क्या बोलते हैं अब, कैश फ्लो स्टेटमेंट। जहां आपको फाइनल अकाउंट्स दिया रहेगा उसकी मदद से आप सारे लेजर्स ओपन करोगे, और वो यानी उल्टा जाने वाले ना हम यहाँ पे, ऐसा फाइनल अकाउंट से लेजर, लेजर की मदद से वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक, एंड दैट कैश बुक विल बी प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ cash flow statement, which will become the summary of cash book, which will become, मतलब here the cash flow statement will be as good as cash book, cash flow statement will be as good as cash book। आई होप ये समझ में आया आप सभी को। हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग जब तक प्रॉब्लम नंबर 10 पढ़े, आपके पास सॉफ्ट कॉपी है ना प्रॉब्लम नंबर 10 की, एक बार देख ले उसमें है क्या। एक बार फटाफट प्रॉब्लम नंबर 10 देख ले, मैं आपको आपसे बस कुछ सेकेंड्स मांग रहा हूँ। हाँ जी, देखा क्या आपने? प्रॉब्लम नंबर 10 क्या दिया हुआ है? लाइबिलिटी साइड है, एसेट साइड है। लाइबिलिटी साइड में कुछ आइटम दिए हुए हैं बैलेंस शीट के। लाइबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल है, आपका रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, ऐसे कुछ आइटम लाइबिलिटी में दिए हुए हैं।
एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है. नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स एंड वगैरह वगैरह. नॉर्मल बैलेंस शीट, इट्स जस्ट नॉर्मल बैलेंस शीट. नीचे क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेस्ड. 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा है. ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है. मेजरली ये जो इन्फॉर्मेशन नीचे दी रहती है वो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की रहती है. मेजरली बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पी एंड एल स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है. अगर पी एंड एल स्टेटमेंट दिया रहता तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग हम वहाँ से ले सकते थे. बट अगर वो नहीं है तो मेजरली या नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाती. जैसा इक्विपमेंट परचेज या नॉन ऑपरेटिंग बोल सकते हो, बट इसका इफेक्ट पी एंड एल में नहीं जाता. इसका इफेक्ट पी एंड एल में नहीं जाता तो उतना. जैसे डिप्रिसिएशन, इसका इफेक्ट पी एंड एल में जाता है. लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, इसका इफेक्ट पी एंड एल में जाता है. तो मेजरली ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दी रहती है जो पी एंड एल के अंदर में इफेक्ट शो करती है, जो पी एंड एल के अंदर में इफेक्ट शो करती है. तो इसका करना क्या है, व्हाट डू यू वांट टू डू, इस सब इन्फॉर्मेशन से करना क्या चाहते हैं, कुछ नहीं. आपके पास में बैलेंस शीट दी हुई है. बैलेंस शीट की मदद से हम पूरे लेजर अकाउंट बनाएंगे. बैलेंस शीट की मदद से हम पूरे लेजर अकाउंट बनाएंगे और वो लेजर अकाउंट की मदद से वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैश बुक. वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द कैश बुक. समझा क्या बोला मैंने. बैलेंस शीट की मदद से पूरा लेजर अकाउंट और वो लेजर अकाउंट की मदद से हम क्या बनाएंगे, कैश बुक. सर कैसे, ज़रा इलेबोरेट, कैन यू प्लीज़ इलेबोरेट. तो बताता हूँ, ईजी है, दिमाग को ज़्यादा टेंशन लेना नहीं, आसानी से ठंडे दिमाग से चलना. जैसा कि अगर हम बात करें प्रॉब्लम नंबर 10, सबसे पहले क्या करना है, सारे लेजर अकाउंट आपको ओपन करना है. विजिबल है क्या, सारे लेजर अकाउंट एक एक करके ओपन करना है. सबसे पहला है शेयर कैपिटल में. सुन ले बेटा, पहले वाला जो मेथड बता रहा हूँ ये आपको लगेगा लंबा मेथड है. सर इतना टाइम इतना बनाना पड़ेगा, पेशेंस रख. लॉजिक समझाने के लिए मेरे को पहले पूरा मेथड समझाने दो. शॉर्टकट बाद में डेवलप करके देता हूँ ना मैं, शॉर्टकट बाद में डेवलप करके देता हूँ ना मैं. तो पहले लॉजिक समझने तक के थोड़ा सा सुन लो, एक दो क्वेश्चन झेल लो मेरे को, उसके बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा. जैसे इक्विटी एंड लाइबिलिटी, आपको नहीं लगता ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है, थोड़ा ध्यान देना. बच्चे क्या इसको ओपनिंग और इसको क्लोजिंग समझते. 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 मतलब 1 अप्रैल 2016 हो गया ना. ये ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग बैलेंस है. अब क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में ओपन होते हैं, डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन होते हैं. बोला हाँ या ना. क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में होता ओपन होते हैं, डेबिट बैलेंस डेबिट में ओपन होते हैं. ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख 7 लाख, तो क्रेडिट इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल ओपन हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्लोज हो जाएगा यहाँ बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. 5 लाख और 7 लाख, 5 लाख और 7 लाख. देन एक मिनट, आपको नहीं लगता ये रिजर्व्स एंड सरप्लस विल गोइंग टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिट विच यू हैव अर्न. ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 3.5 लाख. इसका मतलब साल भर में मैंने 1.5 लाख रुपए कमाया, ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या. साल भर में मैंने 1.5 लाख रुपए कमाया, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या. सीधी बात है ना. पी एंड एल का बैलेंस ऐसे साल भर में खड़े खड़े बढ़ गया होगा कि हमने कमाया होगा. बट वो जो 1.5 लाख रुपए हमने कमाया, 1.5 लाख रुपए क्या है, बिफोर टैक्स है आफ्टर टैक्स है. डोंट यू थिंक ये आफ्टर टैक्स आफ्टर डिविडेंड आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट है, ये आफ्टर एवरी एडजस्टमेंट है. नेट बैलेंस आपका 1.5 लाख से बड़ा है, तो ये हो गया आपका नेट प्रॉफिट. यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमको अलग निकालनी है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी अलग निकालनी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी अलग निकालनी है. ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करोगे आप, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. क्या ले लोगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कितना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 3.5 लाख माइनस 2 लाख, 1.5 लाख रुपए आता है. 3.5 लाख माइनस 2 लाख, 1.5 लाख रुपए आता है. बोलो हाँ या ना. ये बॉडी के अंदर गया, ये गया बॉडी के अंदर. पक्का श्योर, कोई डाउट है यहाँ तक. अच्छा, ये अगर हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, देन क्या है उसके बाद में लॉन्ग टर्म बोरिंग. अगेन अकाउंट ओपन करो. ओपनिंग बैलेंस 1 लाख है, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 है. इसका अकाउंट ओपन कर रहा हूँ मैं. लॉन्ग टर्म बोरिंग 1,50,000 डन. लॉन्ग टर्म बोरिंग के बाद मेरे को बताओ, करंट लाइबिलिटीज के अकाउंट बनाने में सेंस है कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल. क्योंकि इससे अल्टीमेटली इंक्रीज डिक्रीज पता चल गया तो इनडायरेक्ट मेथड में बारे नारे हो जाते. और वैसे भी आप यहाँ डायरेक्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको वो सब एक्टिविटीज़ होना जो डायरेक्टली रिलेटेड है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, खर्चे वर्चे वो दिए नहीं है, तो इनडायरेक्ट मेथड ही जाने वाली है. तो चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बनेगा. अब आपको चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बनाना है, तो उसमें कैसा रहता है, करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज़. करंट लाइबिलिटीज़ में क्या है, सबसे पहले लिख दूँ ट्रेड पेएबल 50,000 और 45,000 है बेटा.
जो भी इंक्रीज डिक्रीज अभी लेंगे क्या? इंक्रीज डिक्रीज का टेंशन अभी लेंगे क्या? इंक्रीज डिक्रीज बाद में, ठीक है। अगला उसके बाद में क्या? अदर करंट लाइबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 7,000, ओके 5,000 7,000 एकदम इजी। अगला है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लास बेटा याद रखना कुछ भी हो जाए, प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अकाउंट बनाना, इसको आपने उसमें मत डालना। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्यों अकाउंट बनेगा? क्योंकि AS3। अच्छा, प्रपोज डिविडेंड का टैक्स क्यों बनेगा? क्योंकि उसमें कुछ अजम्पशंस है। प्रपोज डिविडेंड का क्यों अकाउंट बनेगा? उसमें कुछ अजम्पशन है। तो ये दोनों का अजम्पशन क्या है? वैसे अजम्पशन दोनों में है, वो मैं बाद में बनाता हूँ। अभी के लिए अकाउंट ओपन करके रख दूँ, अभी के लिए अकाउंट ओपन कर दूँ। ओपनिंग है 50, क्लोजिंग है 70। चला जा, प्रपोज डिविडेंड 50,000 70,000 और टैक्स जो है 30 और 50। ओपनिंग बैलेंस है 30,000, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000। बॉडी के अंदर गया तो हाँ या ना से सरा लो इसको एक बार। सही 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 चल रहे, सही चल रहे, एकदम सही चल रहे, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, चलने दे इसको। ये हो गया। हाँ, एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में सबसे पहला है फिक्स एसेट्स, इक्विपमेंट 2,00,000 2,30,000। इक्विपमेंट अकाउंट ओपन कर लो। डेबिट साइड में 2,00,000, यस बहुत ही बढ़िया, 2,00,000 2,30,000। इक्विपमेंट के बाद है अगला फर्नीचर, 3,00,000 और 2,70,000। तो फर्नीचा, क्या बोला? फर्नीचा 3,00,000 2,70,000। क्लियर है? फर्नीचा। फर्नीचर के बाद क्या अगला? फर्नीचर के बाद में इंटेंजिबल एसेट्स 1,00,000 और 95,000। 1,00,000। ओहो ओहो, ये डेबिट में ओपन होना चाहिए था। सारी 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 डेबिट में कितना ओपन हो जाएगा? 1,00,000। क्लोजिंग बैलेंस है 95,000 95,000, ठीक है। नेक्स्ट पेटेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग 1 है ना, इन्हें खरीदा होगा साल भर में। बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 है, हाँ समझ गया ना, समझ में। परचेस किया होगा तो आपको नहीं लगता 1,00,000 का कैश आउटफ्लो मिल गया? सिंपल। अगला करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 50,000 1,30,000। मेरे को बताओ इन्वेंट्री का अकाउंट ओपन होगा कि चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। इन्वेंट्री ओपनिंग 50, क्लोजिंग है 31। ट्रेड रिसीवेबल 80 1,20 अगेन। बट ये जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये रहेगा। ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कायदे से कैश अकाउंट में जाना चाहिए ना। आप बोलोगे सर हमने कैश अकाउंट नहीं बनाया, आप भूल जा रहे हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एज गुड एज कैश अकाउंट। तो इसको अभी के लिए रहने दो, बाद में बात करते हैं इस पर, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे मगर आराम से, इस पर चर्चा करेंगे मगर आराम से। यहाँ तक समझा गया? क्या किया मैंने? सारे लेजर अकाउंट ओपन कर लिए, दिमाग को टेंशन लिया नहीं मैंने, सारे लेजर अकाउंट ओपन कर लिए। शॉर्टकट है इसका, मेरे को भी मालूम है, आपको भी मैं समझा दूंगा कुछ हद तक, कि आपको समझ भी गया होगा। अगर आपने NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बचपन में, NPO आपने प्लस माइनस से पढ़ा है कि डेबिट क्रेडिट से पढ़ा है? दोनों प्लस माइनस से पढ़ा है, तो आपको थोड़ा दिक्कत जाएगा वो लॉजिक समझने में। बाकी जिन्होंने डेबिट क्रेडिट से पढ़ा है उनको थोड़ा सा जल्दी बॉडी के अंदर आ जाता है वो। बताता हूँ मैं, बताता हूँ, ठीक है। शॉर्टकट बोल रहा हूँ, बाकी कंसेप्ट तो पूरा नया ही है। शॉर्टकट जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या, ऐसा नहीं है, आपको भी समझ जाता, टेंशन मत लो। चल आगे बढ़। ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज। 80,000 का इक्विपमेंट खरीदा हमने। हाँ हाँ हाँ, अकाउंट में प्लस माइनस चलता कि डेबिट क्रेडिट चलता? एड लेस बोलना इतने अपने सामने, एड लेस नहीं बोलना, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर एडजस्टमेंट में है तो उसके कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट, ठीक है। इक्विपमेंट कॉस्टिंग 80,000 वॉज परचेज, जर्नल एंट्री क्या होंगी ये बता मेरे को। मैं लिखता हूँ इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 80,000, बराबर है क्या? अच्छा मेरे को बता, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, क्या हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है क्या? ये है ना इक्विपमेंट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगा? 80,000। इक्विपमेंट अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे 80,000 कैश के नाम से, दिस वॉज गिवन। अच्छा कैश अकाउंट क्रेडिट, बट क्या हमने कैश अकाउंट बनाया क्या? नहीं, बट हमने क्या उसके जैसा एक अकाउंट बनाया क्या? डोंट यू थिंक दिस कैश फ्लो इज एज गुड एज कैश अकाउंट? तो व्हेन इट्स ए कैश अकाउंट क्रेडिट तो वो कैश फ्लो में क्रेडिट होगा। अच्छा, इक्विपमेंट परचेज कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्ट इक्विटी,
इक्विपमेंट जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना, एसेट फिक्स एसेट्स, हाँ, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट करना, और आपको नहीं लगता ये डेबिट कॉलम में क्रेडिट करना है तो क्या होगा? लेस इक्विपमेंट परचेज। मैंने वहां पे माइनस किया है कि मैंने वहां पे क्रेडिट किया, ये बताओ। मैंने माइनस नहीं किया, बहुत ही अच्छे, आप मेरे स्टूडेंट हो, आप ये समझो हमने वहाँ माइनस नहीं किया। हम, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? किसी को कोई आपत्ति है तो लेवल में आके बात करना। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट। इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री हुई ना, इक्विपमेंट में डेबिट हुआ है और कैश अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। कैश अकाउंट में क्रेडिट, डेबिट में क्रेडिट, लेस हो गया 80,000 डेबिट, क्योंकि वो पूरा कॉलम डेबिट का है ना। सर आप बोलोगे दो कॉलम में, एक डेबिट एक क्रेडिट, नहीं, एक इनर कॉलम है एक आउटर कॉलम है। हाँ, ट्रायल बैलेंस नहीं है वो, कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ये हो गया फर्स्ट वाला इफेक्ट। फर्स्ट का इफेक्ट बॉडी के अंदर गया है तो थम्स अप दे दो फटाफट। अगला, डिप्रिशिएट 15,000 एंड 3,000 ऑन इक्विपमेंट। चला जा बेटा, डिप्रिसिएशन की एंट्री बचपने में जा, बोल डिप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। चाहो तो एक कंपाउंड एंट्री या दो सिंपल एंट्री। कंपाउंड पास कर दूं चलेगा? दोनों के डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट टू फर्नीचर, ये कंपाउंड एंट्री होगी ना। आप चाहते तो दो एंट्री पास कर सकते थे, डिप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट, डिप्रिसिएशन टू फर्नीचर। मैंने कंपाउंड एंट्री पास कर लिया, 15,000 3,000, ये बॉडी के अंदर गई ना, 15 3, टोटल डिप्रिसिएशन 18,000। अच्छा, इक्विपमेंट और फर्नीचर अकाउंट तो बने हैं, ऊपर सबसे ऊपर इक्विपमेंट है, उसके नीचे फर्नीचर है, तो ये क्रेडिट कर दूं क्या, 15,000 और 3,000? अच्छा, इक्विपमेंट में क्रेडिट हो जाएगा 15,000 गिवन है, फर्नीचर में क्रेडिट हो जाएगा 3,000, ये भी गिवन ही है, ये भी गिवन है। बट सवाल ये नहीं है, मुद्दा ये है ही नहीं, मुद्दा ये है डिप्रिसिएशन डेबिट कहाँ होगा? मेरे को एक चीज़ बताओ, डेबिट करना है ना, ज़्यादा दिमाग को टेंशन मत लो, डेबिट करना है ना? हाँ या ना में जवाब दो। अरे हाँ या ना में जवाब दो, डेबिट करना है ना? अच्छा, वैसे देखा जाए तो इट इज नॉन कैश एक्टिविटी, डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश। 2 मिनट उस सबको बाजू में रखो, तेरे को डबल इफेक्ट देना है। मैं बता, ये डेबिट कॉलम है ना, डेबिट में डेबिट क्या होगा? आपको अगर याद होगा तो मैं बचपन से, कल से आपको चीख चीख के पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पे नॉन कैश, ओहो किधर गया, बचपन से चीख चीख के पढ़ा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऐड होती है, यस और नो? नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, ऐड होती है। तो आपको नहीं लगता डिप्रिसिएशन भी ऐड ही होता है यहाँ पे आके? इक्विपमेंट का है 15,000 और फर्नीचर का है 3,000। देख क्या एंट्री क्या हुई, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू इक्विपमेंट टू फर्नीचर। आप चाहो तो लॉजिक से भी जा सकते थे, लॉजिक मैंने बताया डिप्रिसिएशन होना चाहिए लेस, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, हो गया ना ऐड। मैं या तो एंट्री पास कर लूँ या तो मैं लॉजिक से चले जाओ, दोनों से आंसर आता है। अब जब पूरा क्वेश्चन रहेगा तो हम एंट्री पास करेंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन रहेगा तो लॉजिक लगाएंगे। बॉडी के अंदर गया क्या? क्योंकि एडजस्टमेंट की एंट्री देना बहुत जरूरी है, नहीं तो टैली नहीं होता आखिरी में। ये टैली होने वाला है, कैश फ्लो स्टेटमेंट टैली होगा आपका। कैसे सब समझाऊंगा, बट ये समझा क्या? पक्का श्योर? अच्छा, मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाने वाले एडजस्टमेंट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे? जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होने वाले खर्चे या इनकम है, ऑफकोर्स नॉन ऑपरेटिंग वाले, ऑफकोर्स नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आपको दिए भी वही जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश ही दिए जाने वाले। वो कहाँ जाने वाले आपके? इनडायरेक्ट मेथड के ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक और है ना, एक और है, एक और, एक काम करो, एक और है, एक और है, थोड़ा दिमाग लगाओ। लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 5,000। अच्छा, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट है 5,000। जो इक्विपमेंट हमने बेचा है उसको 5,000 के लॉस में बेचा है, बट कितना इक्विपमेंट बेचा है ये पता नहीं ना। तो कितना इक्विपमेंट बेचा है उसके लिए आपको नहीं लगता आपको इक्विपमेंट अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा? यानी 2 लाख प्लस 80,000, 2 लाख का था, 80,000 का खरीदा, तो 280 हो गया, माइनस 15 कर, कितना होता है 280 माइनस 15 कर फटाफट। 2,80,000 माइनस 15,000 कितना होता है ये? 2,65,000। बट बचा बैलेंस 2,30,000 ही दिख रहा है, बचा हुआ बैलेंस कितना दिख रहा है? 2,30,000। तो आपको नहीं लगता 35,000 का स्टिल आउटस्टैंडिंग है?
यानी 35,000 का बैलेंस बैलेंसिंग फिगर करके निकल के आ रहा ना यहाँ पे। तो मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, जो हमने इक्विपमेंट बेचा है, हमने जो इक्विपमेंट बेचा है वो 35,000 का बेचा है, और 35,000 को हमने 5,000 के लॉस में बेचा है, तो हमारे को जो कैश मिला होगा, क्या बात है, समझ में आया क्या? जो कैश हमको मिला होगा वो कितना मिला होगा? 30,000। समझा? पक्का श्योर? तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मेरे को इसकी जर्नल एंट्री पास करना पड़ता कि 35,000 का एसेट 5,000 लॉस पे बेचा तो क्या होती? 35,000 का एसेट 5,000 लॉस पे बेचा तो क्या एंट्री पास होती? द एंट्री विल बी, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस अकाउंट डेबिट बोल कितने से? हाँ, और टू इक्विपमेंट अकाउंट, इक्विपमेंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 35,000 बोल, हाँ या ना? कैश अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस अकाउंट डेबिट 5,000, टू इक्विपमेंट अकाउंट 35,000, ठीक है। अच्छा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट है या बनाना पड़ेगा? है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सेल ऑफ इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, जवाब दे कौन सा है? सेल ऑफ इक्विपमेंट, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग। तो आपको नहीं लगता यहाँ डेबिट करना है तो ऐड हो जाएगा 30,000? वरद अलग ही शॉक में चला गया। ठीक है, लॉस, लॉस अकाउंट डेबिट, मेरे को आता लॉस कहाँ जाएगा? डेबिट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, डेबिट में डेबिट ऐड होगा ना, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट। और इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया 35,000, तो इक्विपमेंट अकाउंट तो हमने बनाया ना, लॉस 5,000 और कैश 35,000, बॉडी के अंदर गया क्या? इजी इजी। अब तक कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई दिक्कत महसूस हो रही है? जम रहा है? समझा? इजी जा रहा है, जा रहा है, इजी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा क्या था? एडजस्टमेंट्स। देख मैंने क्या किया, सुन, सबसे पहले सारे अकाउंट बनाया, करंट लाइबिलिटीज करंट एसेट्स को मैंने ऑपरेटिंग वर्किंग चेंजेस इन ऑपरेशन में डाला, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में डाला, जिसमें ऑफकोर्स प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लाइबिलिटीज होने के बाद भी अकाउंट ओपन किया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के जो कैश और बैंक है इसको कहीं पर भी नहीं डाला। ये नीले कलर से जो हाईलाइटेड है ये अभी भी कहीं पर भी नहीं गए हुए। यहाँ तक हो गया। एक बार आपने यहाँ तक कर लिया ना, अब आपको चीज़ें बैलेंस करनी है। अब आपको एक एक करके अकाउंट बैलेंस करना है, एक एक करके सारे अकाउंट को क्या करना है? बैलेंस। अब कैसे करोगे? ध्यान दो, सभी का ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पे, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो। मेरे को तो इक्विटी शेयर कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7 लाख। देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आपने बर्गर खाया हो क्या बचपन में? बर्गर, यस, कैसा रहता बर्गर? ऐसा ऐसा बर्गर रहता, ऊपर का पाव रहता, यहाँ ऐसा नीचे का पाव रहता, और बीच में क्या रहती है? ऐसी टिक्की रहती ना। सर सुबह सुबह बर्गर की याद दिला रहे। ये क्या हो गया? ऊपर का पाव, नीचे का पाव, और बीच में टिक्की, टिक्की है ना। उसी तरह अपना अकाउंट भी जो रहता ना, अकाउंट, अकाउंट, ये भी एक बर्गर है क्लास। मजाक नहीं कर रहा, इट्स लाइक अ बर्गर। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस होता है, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस होता है, और बीच में टिक्की होती है। टिक्की मतलब टी फॉर टिक्की, टी फॉर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, बराबर है। अब जब भी अकाउंट को देखोगे मुंह में पानी नहीं आया तो बोलना, ठीक है। तो ये जो है ये बर्गर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? आपका बर्गर। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, जब भी हम कोई अकाउंट बैलेंस करेंगे बर्गर की तरह, देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 7 लाख। ऐसा क्या हुआ कि तेरा बैलेंस 2 लाख से बढ़ गया? ऐसा क्या हुआ कि तेरा बैलेंस खड़े खड़े 2 लाख से बढ़ गया? क्या लगता है बैलेंसिंग फिगर ऐसा क्या होगा? आपको नहीं लगता आपने नए इशू किए होंगे शेयर्स? नए शेयर्स इशू किए होंगे तो पैसा आया होगा। यहाँ क्रेडिट देख, शेयर्स इशू करते एंट्री पढ़ा चुका हो, शेयर्स चैप्टर, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नेट एंट्री अल्टीमेटली वही होती थी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैश के डेबिट में, इक्विटी शेयर कैपिटल के क्रेडिट में, तो ये क्रेडिट कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 2 लाख। यहाँ क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट। अब मेरे को था इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, तो यहाँ क्रेडिट है बेटा, ध्यान दे, यहाँ क्रेडिट है। एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट। यहाँ क्रेडिट इफेक्ट गया, डेबिट इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैश में। लिख दूँ यहाँ पे ऐड इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स
2 लाख। आया आया आया, समझा कैसे मिलते हैं? उल्टा जा रहे हैं ना अपन, पूरी पूरी फाइनल अकाउंट से लेजर बना है, लेजर से कैश बुक बना रहे हैं ना हम। जैसे बैंक लोन, एक इसको बैलेंस कर, बर्गर ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 50,000, तो क्या खड़े खड़े बैलेंस कम हो गया होगा कि हमने रीपे कर दिए होंगे? यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तो डोंट यू थिंक दिस इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी? यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, लेस रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन। बोल हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट है? बड़े आगे यहाँ से। ओके, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन के बाद अगला 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 क्या है? अगला क्या है? अगला का अकाउंट कौन सा है? ये एक बार का छोड़ दो, प्रपोज डिविडेंड एंड ये छोड़ दो, इसका बोला ना, इसका कुछ लॉजिक अलग है, ये थोड़ा बताना पड़ेगा, थोड़ा उसको अलग से बाद में आखिर में बात करूँ, चलेगा? कोई दिक्कत है इस पर? लास्ट में करेंगे इस पर चर्चा। इक्विपमेंट आ जाओ, इक्विपमेंट ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बैलेंस करके आपने निकाला ना 35,000 का, 5,000 के लॉस में बेचा हमने करके। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख, 3,000 का डिप्रिसिएशन चार्ज किया, तो बैलेंस बचना चाहिए 2,97,000, बैलेंस बच रहा है इतना। तो आपको क्या लगता है ये जो बैलेंसिंग फिगर है, आपको नहीं लगता ये हमने बेच दिया होगा 27,000 का एसेट? नो प्रॉफिट नो लॉस, 27,000 का एसेट उठाकर हमने बेच दिया होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ये क्या हो जाएगा? कैश के नाम से वहाँ क्रेडिट, कैश के नाम से वहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। कहाँ पर डेबिट हो जाएगा ये? इन्वेस्टिंग में, सेल ऑफ फर्नीचर 27,000। बेटा ये याद रखना, डेबिट कहाँ करना है? कैश में इफेक्ट ऑपरेटिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग में जाएगा। अगर ये बाइफरकेट आपने कर लिया तो आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, तीनों चीज़ अलग अलग मिल जाएंगी और वो बन जाएगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। ईजी है। अभी तक कहीं भी ऐसा लगा क्या कि बहुत ज़्यादा हम कुछ अलग कर रहे हैं? ये सब आप बचपन से करते आ रहे हो ना, डेबिट क्रेडिट अकाउंट ही बना रहे हो। इवन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा एक बच्चे इस सिलेबस के अंदर में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड को डिफिकल्ट चैप्टर मानते हैं। एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड आएगा जो मैं कभी गिनता नहीं डिफिकल्ट की डेफिनेशन में, याद है क्या? मैं हर बार क्या बोलता हूँ आपको, 2 चैप्टर में दिक्कत आ सकती है, एक डिपार्टमेंट, दूसरा हायर परचेस, क्योंकि वो दोनों चीज़ें रिलेटिवली नए हैं आपके लिए, दोनों चीज़ें रिलेटिवली नहीं है आपके लिए। बट कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट, ये जितने भी अकाउंट, ये बैलेंस चैप्टर्स है, उस सब में लॉजिक सारे आपके 11वीं 12वीं के लगते हैं। इवन इवन हायर परचेज और डिपार्टमेंट में भी लॉजिक आपके 11वीं 12वीं के ही लगने वाले हैं। बट क्या है, वो पहली बार देखते हो आप ऐसे ट्रांजैक्शंस की, वो है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पेटेंट को बैलेंस करो, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 95,000, पेटेंट का बैलेंस ऐसे खड़े खड़े कम हो गया होगा क्या? क्या हुआ होगा? आपको नहीं लगता ये जो बैलेंसिंग फिगर है, ये 5,000 से हमने डिप्रिशिएट किया होगा? अयो, अयो क्या है ये, 5,000 से तो डिप्रिशिएट किया होगा ना हमने, हाँ या ना? दिस 5,000 इज डिप्रिसिएशन, पी एंड एल में जाएगा। यहाँ क्रेडिट, बोल फटाफट बोल, पेटेंट यहाँ क्रेडिट, कहाँ डेबिट हो जाएगा? ऑपरेटिंग में। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड हो जाते ना, इट्स नॉन कैश। पेटेंट बिका नहीं होगा, बिका नहीं होगा। अरे 5,000 पेटेंट कैसे किस्त में बिकेगा? और डिप्रिशिएट हुआ होगा ना। इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स को बैलेंस करो, कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर इन्वेस्टमेंट्स का? 1 लाख, जीरो ओपनिंग था, फिर भी क्लोजिंग 1 लाख है, मतलब खरीदा होगा ना। यहाँ डेबिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्रेडिट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल, समझा है? पक्का श्योर? हाँ या ना? कोई परेशानी अब तक? बिल्कुल छोटा मोटा बड़ा खोटा कोई भी परेशानी है तो बोल लो। बढ़ू, सबकी इजाजत लेते हुए आगे बढ़ू। अब यहाँ पर अगर हम बढ़ चुके हैं, यहाँ तक अगर हम आ चुके हैं, तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हाँ, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्या करेंगे हम? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब मेरा था चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बकाया है ना हमारा, डिफरेंस निकाल ले कितना है इसका डिफरेंस और चेंज। ये 50,000 से 31 हो गया, तो आपको नहीं लगता 80,000 से इंक्रीज है? ये 40,000 से इंक्रीज है, ये 5,000 से डिक्रीज है, और ये 2,000 से इंक्रीज है। 80,000 से इंक्रीज है, 80,000 से इंक्रीज है। 50,000 का 1,30,000 हो गया, 80,000 से इंक्रीज है। एसेट बढ़े तो अच्छी बात है बुरी बात है?
एसेट बढ़े तो फायदा ऐड होना चाहिए, उल्टा जा रहा है तो क्या करेंगे, लेस, ये भी लेस। अच्छा, लाइबिलिटीज कम हुई, लाइबिलिटीज कम हुई तो फायदा है ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे, लेस, वो डिक्रीज, ये ऐड। समझा क्या लॉजिक? इसके इफेक्ट दे दूं फटाफट, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के। कैसा बोलेंगे, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 80,000, तो ये चेंजेस एक दो लाइन छोड़ के, एक दो लाइन छोड़ के, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 80,000, है ना, लेस इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ओहो मैंने शायद ऊपर नीचे कर दिया। सर होना तो लेस ही है ना अल्टीमेटली, तो क्या टेंशन ले रहे हैं। हाँ, हम नहीं बताएंगे किसी को आपने गलत लिया क्या बोल रहे हैं? चल अगला क्या है, करंट लाइबिलिटीज, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 5,000, लेस डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज 5,000, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, ठीक है। देन नेक्स्ट, ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, ऐड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। आई होप यहाँ तक कि किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं है, ठीक है। बढ़ो आगे यहाँ से। तो आपको नहीं लगता आपने मोटा मोटी नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल के इफेक्ट ले लिए? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम है नहीं, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम है नहीं, होती तो उसके भी इफेक्ट आते, वो है नहीं। अगर होती तो उसके भी इफेक्ट्स आए रहते, अगर होते तो उसके भी इफेक्ट्स आए रहते, बट वो है नहीं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। बढ़ जाओ आगे। अब मैं क्या कहूँ, बढ़ जाऊँ, ठीक है। अब जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना, अब जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यहाँ पे अब इसकी मदद से हमको क्या करना है, नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, क्योंकि सर आपके पास में आफ्टर टैक्स है और हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहना चाहिए, आफ्टर टैक्स नहीं रहेगा, आफ्टर टैक्स नहीं रहेगा, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट बिफोर टैक्स पे आने के लिए हमको टैक्स और डिविडेंड एडजस्ट करना पड़ेगा ना। हाँ चलो, भरत भी आ गया। हाँ हाँ आ रही है, चल। हमारे को डिविडेंड और टैक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, क्या एडजस्ट करना पड़ेगा बोल रहा हूँ मैं, डिविडेंड और टैक्स। अगर हमको डिविडेंड और टैक्स एडजस्ट करने की जब बात कर रहे हैं हम, इफ यू वांट टू एडजस्ट डिविडेंड एंड टैक्स, कैसा, ध्यान दे, एक अजम्पशन है। कैसा करोगे, डिविडेंड अकाउंट को बैलेंस करोगे तो बैलेंस आ रहा है 20,000 रुपये, बैलेंसिंग फिगर। अच्छा क्या लगता है 20,000 रुपये आप क्या बोलोगे कि सर साल भर में खर्चा बुक हुआ, क्योंकि P&L एंट्री क्या हुई होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, तब जाके प्रपोज डिविडेंड क्रेडिट हुआ है ना, आप बोलोगे सर 20,000 का खर्चा बुक करना है। ये अजम्पशन गलत है, ये अजम्पशन गलत है। मेरे को एक चीज़ बताओ, अब मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना। ये जो डिविडेंड प्रपोज किया, ये पिछले साल का डिविडेंड है 50,000 रुपये। तो अगर 50,000 रुपये पिछले साल का डिविडेंड है तो क्या वो कभी पे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? आपको नहीं लगता पिछले साल अगर मैंने एक बार शेयर होल्डर्स को बोल दिया मैं आपको 50,000 रुपये का डिविडेंड दूंगा, तो पूरा 50,000 रुपये मांगेंगे? तो क्या वो डिविडेंड पे हुआ होगा या नहीं होगा, सोच के देख, हुआ होगा ना। तो आपको नहीं लगता पिछले साल का पूरा पूरा 50,000 रुपये पे हो गया होगा? क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में दिया नहीं है कितना पे किया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितना प्रपोज हुआ उतना पे होता है, उससे कम भी हो सकता है ना। ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, बट क्या कम हो सकता है क्या? शेयर होल्डर्स उससे कम डिविडेंड प्रपोज कर सकते हैं ना, लॉ, कंपनी लॉ। कैन शेयर होल्डर प्रपोज अ लोअर रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द डिविडेंड रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड रिकमेंड किया उससे लोअर रेट पे कर सकते हैं। तो अभी यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि कितना पे हुआ, तो क्या अजम्पशन ज़्यादा सही लगता है? यही अजम्पशन मान लेना ना कि पूरा 50,000 रुपये पे हुआ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अजम्पशन क्या है हमारा, अजम्पशन अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट। अजम्पशन कब लेना, जब क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट या रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ डिविडेंड। क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि कितना पे किया या कितना क्रिएट किया के बारे में, दोनों के बारे में, दोनों में से कोई भी।
यानी क्वेश्चन साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू, क्वेश्चन साइलेंट लिख देता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू पेमेंट और क्रिएटेड। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू पेमेंट और क्रिएटेड, तब हम अजम्पशन क्या लेते हैं? तब अजम्पशन क्या रहता है बेटा, ध्यान देना, ओपनिंग वाला बैलेंस जो रहेगा ये हम क्या मानेंगे, पेड, और क्लोजिंग वाला बैलेंस हम क्या मानेंगे, क्रिएटेड। क्योंकि हमारे को पेमेंट और क्रिएटेड दोनों दिया हुआ नहीं है, दोनों में से एक भी दिया रहता तो दूसरा बैलेंसिंग फिगर हो जाता। अगर मान लो क्वेश्चन में दिया है कि इसने 40,000 पे किया है तो 40,000 यहाँ पे पेड होता, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपको नहीं लगता ऐसे टाइम पे 80,000 रुपये क्रिएटेड आ जाता बैलेंस करते तो? अगर मान लो ये दिया हुआ रहता है कि इसने 60,000 रुपये, इसने मान लो 65,000 रुपये क्रिएट किया, तो बैलेंसिंग फिगर 55,000 रुपये पेड मान लेते। हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि ज़्यादा पेड आए, ज़्यादा पेड आए। बट समझा के क्या हुआ ऋषिकेश? जो भी है देखो, लॉजिक समझाना, बैलेंसिंग फिगर दूसरा आएगा, वो हम तो कैलकुलेशन करने लग गया बैठ के, नालायक। समझा क्या, बोल हाँ या ना। बढ़ू आगे यहाँ से, पक्का श्योर, कोई डाउट? अब मेरे को एक चीज बताओ, अब मेरे को एक चीज बताओ, ओपनिंग वाला पेड है, अगर ओपनिंग वाला पेड है ना, 50,000 रुपये डिविडेंड पे किया, जर्नल एंट्री बोल के आऊंगी, प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश। तो प्रपोज डिविडेंड के डेबिट में हो जाएगा 50,000, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैश, वहां डेबिट कैश क्रेडिट। कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। कैश क्रेडिट होगा यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्रेडिट होगा ना, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग ना। डिविडेंड पेड हो गया 50,000, यस और नो। क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, क्रिएटेड है, क्रिएट करना है मतलब खर्चा बुक करना है ना, खर्चा बुक करूंगा तो एंट्री क्या होंगी, जवाब दे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड तो क्रेडिट हो जाएगा 70,000 से, डेबिट कहाँ करना है हमको, प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी एक्टिविटी, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। डोंट यू थिंक दिस इज नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी? तो डिविडेंड अकाउंट डेबिट कहाँ होगा, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड डेबिट हो जाएगा, डेबिट करना है मतलब ऐड करेंगे ना 70,000, याद करो। बिफोर टैक्स पे आने के लिए हमको डिविडेंड एडजस्ट करना पड़ता था, ये करवा चुका हूँ मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब यहाँ दोबारा लॉजिक मत पूछना सर ऐसा क्यों, मैं करवा चुका हूँ वो, इसलिए हमने 7 8 9 क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किए कि यहाँ पे वो डिस्कस करने को समय ना बर्बाद हो, लिंक ना ब्रेक हो। क्लियर है, याद आया ना, बिफोर टैक्स, हाँ ठीक। अगला क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपने पिछले साल 30,000 की प्रोविजन बनाई, तो क्या गवर्नमेंट इस साल टैक्स नहीं लेंगी कि जो उतना टैक्स तो लेंगी ना। आप क्या बोलोगे, देखो सर 30,000 ओपनिंग है, 50,000 क्लोजिंग है, 20,000 क्रिएट किया हमने, सही है क्या ये अजम्पशन? सही अजम्पशन क्या रहेगा, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। अब समझा क्या मैंने क्यों बोला था आपको प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ता। प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, ओपनिंग वाला पेड है, चल बोल 30,000 पेड है, एंट्री क्या रहेंगी, पे किया है तो एंट्री क्या रहेंगी, टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कितने से डेबिट हो जाएगा, 30,000। कैश अकाउंट क्रेडिट, ये अलग से टैक्स पेड, अलग से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नीचे दिखता है ना। आया क्या, मजा आया क्या, पक्का श्योर, कोई डाउट? अच्छा क्लोजिंग वाला क्रिएटेड, क्रिएटेड मतलब ये यहाँ पे क्रेडिट, पी एंड एल में डेबिट, डेबिट मतलब कहाँ, बिफोर टैक्स ना, ताकि आपको टैक्स मिले। पी एंड एल का प्रोविजन ऊपर जाता है, हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर, नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। नाउ सिंपली यू विल हैव टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग। करो, बैलेंस करो। 1,50,000 प्लस 50 प्लस 270, ये क्या हो गया आपका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड लेस करो, ये सारी हरकतें करो, तो ये क्या आ जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। हाँ या ना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस।
इसमें ये 125 दो इस सब को एडजस्ट करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, क्या बोलेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। उसके बाद में 30,000 रुपये का इनकम टैक्स माइनस करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दैट इज 1,45,000। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, इसको नंबर दे दिया हमने ए। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी। तो अब आपको नहीं लगता ए प्लस बी प्लस सी आपको कैश फ्लो ड्यूरिंग द ईयर मिल जाएगा? 1,45,000 माइनस 1,23,000 प्लस 1,00,000, इससे आपका कितना कैश जनरेटेड है ड्यूरिंग द ईयर आ गया ना। मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमने कैश 1,45,000 का जनरेट किया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने 1,23,000 गवाए, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से हमको 1,00,000 रुपए का कैश मिला। तो हमने जो टोटल नेट कैश साल भर में जनरेट किया वो कितना जनरेट किया? 1,22,000। कितना जनरेट किया? 1,22,000 गया बॉडी के अंदर। पक्का श्योर? कोई डाउट नहीं है? बढ़ जाऊँ आगे? मैं क्या बढ़ जाऊँ? पक्का श्योर? अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, ये तो कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर हो गया, आपको नहीं लगता ये कैश अकाउंट है? तो इट शुड हैव एन ओपनिंग बैलेंस एज वेल एज क्लोजिंग बैलेंस। अब ये डेबिट साइड है ना, ये वाला डेबिट साइड है, ये कॉलम को डेबिट साइड है। डेबिट में अकाउंट ओपन डेबिट साइड में ही होगा ना, इसीलिए ऐड होगा ओपनिंग बैलेंस। 2,05,000 कहाँ से लाया? ओपनिंग बैलेंस की टोटल है ना 2,05,000। बैलेंस कैश का है 5,000, बैंक का है 2,00,000, तो 2,05,000 ऐड हो गया। कर तो जरा 1,22,000 में 2,05,000 ऐड कर तो जरा। आपको नहीं लगता दैट 3,27,000 इज नथिंग बट कैश का क्लोजिंग बैलेंस? बराबर है, ओपनिंग प्लस ड्यूरिंग द ईयर करोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा ना। तो ये क्लोजिंग है। ओपनिंग में आपने कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग 2,05,000 में कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर 1,22,000 किया, तो 3,27,000 क्लोजिंग आना चाहिए ना। 3,27 कहाँ से लाया? तो आपको नहीं लगता कैश अकाउंट अल्टीमेटली जाके टैली हुआ मतलब यू गॉट द क्लोजिंग बैलेंस प्रॉपरली, जो यहाँ पे 3,27,000 दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोल देंगे हम इतना करने के बाद? कैश फ्लो स्टेटमेंट है बोले, टाइम द खेती, ठीक है। हम्म, कौन सी वाली? क्लोजिंग वाली। आया मजा आया? है डिफिकल्ट है कि मैनेजेबल है? तो फटाफट में कैश फ्लो, ये इसका एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको देखो जब तक, फटाफट में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया है? सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। वो अजम्पशन भी लिखना है था, ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। क्या बोलेंगे? ओपनिंग वाला पेड, क्लोजिंग वाला क्रिएटेड। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जमेगा? हाँ या ना, यस और नो? एक क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है। शॉर्टकट अभी लगाओ मत, शॉर्टकट पे हम बाद में कंसंट्रेट करेंगे। अभी जैसा पूरा लंबा क्वेश्चन सॉल्व होता है डिटेल में, एटमोस्ट डिटेल में जैसा बनता है, वैसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करना है। वैसा ही एक क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, घर पे जाकर ट्राई करना है। प्रॉब्लम नंबर 11 क्या है? प्रॉब्लम नंबर 11 समझा? मैंने शुरुआत में इजी क्वेश्चंस रखे, पहले 14-15 क्वेश्चन तक आपको लग रहा होगा कि सर क्या हमारे एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चन आने वाले? सिंपल जवाब है नहीं, इतने आसान क्वेश्चन नहीं आने वाले। ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन से बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई शुरुआत में कंसेप्ट तो बिल्ड कर। अल्टीमेटली क्या होने वाला है, जो एडजस्टमेंट जिस लेवल पे मैं अभी करवा रहा हूँ, डिप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट, या ये जो एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं, ये थोड़े हल्के लेवल के एडजस्टमेंट्स है। बाद में इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, सीए के हिसाब से एडजस्टमेंट्स पूछेगा। वो एडजस्टमेंट्स किसके हिसाब से पूछने लगेगा? वो सीए। तब तक कंसेप्ट तो बॉडी के अंदर डाल ले, क्योंकि इसमें अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन बनते हैं। सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी पूछ लेगा, सिर्फ इन्वेस्टिंग, सिर्फ फाइनेंसिंग, या पूरा भी पूछ सकता है। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बन सकते हैं। तो पहले हम कंसेप्ट पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाद में हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस पे आएंगे। तो शुरुआत में आपको लग रहा होगा हम थोड़ा धीरे चल रहे हैं, हम धीरे नहीं चल रहे, हम हमारी इमारत सही खड़ी कर रहे हैं।
क्लियर है यहाँ तक? पक्का श्योर? कोई डाउट है? अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आई डोंट नो, आपको बचपन का प्रोविजन फॉर वो डिप्रिसिएशन मेथड याद है क्या? प्रोविजन मेथड एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड याद है? पक्का श्योर? मैं बताओ, इन आई एम टॉकिंग अबाउट इन प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेथड, डिप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? कोई बात नहीं, समय हो गया। हम्म, उल्टा नहीं बोल रही क्या? चलो मैं एक क्विक रिकैप करवा दूँ उसका, क्विक रिकैप करवा दूँ फटाफट, चलेगा? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति? नहीं समझी तो बोलना सर, एक आध क्वेश्चन बचपन का करवा दो, क्या है उसके लिए 1-1.5 घंटा अलग लगता है। हुआ तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दूंगा जो सीए फाउंडेशन के अंदर में आपने पढ़ रखा है। ये जो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको? सीए फाउंडेशन। तो इसके 10-10 रुपये एक्स्ट्रा से अलग रिसेप्शन में जमा करवा देना, ठीक है? चल, क्लास रिकॉर्ड करने के 2 मेथड्स है। ये सीए फाउंडेशन में जब मैंने पिछले बार बैच लिया था तो तब लिखा था, तब राइटिंग सर और बर्बाद थी आपकी। हाँ, तो आई एम इम्प्रूविंग, ठीक है? तो अच्छा, ये वाली अच्छी है सर, यू आर नॉट इम्प्रूविंग, यू आर गोइंग ऑन द नेगेटिव साइड। प्रोविजन रिकॉर्ड करने के 2 मेथड्स होते हैं व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। व्हेन इट कम्स टू रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन डेप्रिसिएशन, देयर आर 2 मेथड। कौन सा मेथड है? एक होता है विदाउट प्रोविजन, एक होता है विथ प्रोविजन। हो सकता है आपने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वर्ड वापरा होगा, फर्क इतना है। प्रोविजन की जगह वर्ड क्या वापरा होगा? अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। किसी ने अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वर्ड वापरा है कि प्रोविजन ही वापरा है? क्योंकि सीए फाउंडेशन में बुक में प्रोविजन ही लिखा हुआ है, इंटर में आके वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन वापरने लगते हैं, बट फाउंडेशन में तो प्रोविजन ही लिखा। कंफ्यूज करते हैं, डराते घबराते हैं, नाम बदलता है, चीज़ वही, ठीक है? नाम अलग, रिश्ता वही, ठीक है? अब विदाउट प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये बचपन में भी आप पढ़ चुके हो। विदाउट प्रोविजन मेथड आप हर बार पढ़ते हो। देखो 3 एंट्रीज थी इनके इस चैप्टर के अंदर में। एक एसेट परचेज किया तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो क्या होगा, बेच दिया तो क्या होगा। पहले ये वाला छोड़ दो, वहाँ कंसंट्रेट करो। एसेट खरीदा, एंट्री क्या है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कैश में पे किया है तो कैश में, बैंक से पे किया है तो बैंक में। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इट इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, जेब से पैसा जाता नहीं है, सिर्फ एसेट का वैल्यू कम हो जाता है। तो एंट्री क्या थी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। ईयर एंड पे द बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन यूज टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। याद आया क्या? ये डिप्रिसिएशन है। ए बीमारी फैला रहा नलायक। सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट में क्या होता है? या तो एसेट बेचते वक्त कैश में भी, सॉरी कैश बोल रहा हूँ, लॉस में बिकेगा या प्रॉफिट में बिकेगा? या तो एसेट लॉस में बिकेगा या प्रॉफिट में बिकेगा। अगर लॉस में बिका है तो एंट्री क्या रहेंगी? इफ द एसेट इज सोल्ड फॉर लॉस, है ना? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू एसेट या प्रॉफिट। अब एक साथ दोनों नहीं आ सकता ना, या तो लॉस आएगा या तो प्रॉफिट। मैंने इसको मास्टर एंट्री बनाकर लिख दी कि भाई इन केस अगर हमको नहीं आता, नहीं पता कैसा करना है, क्या करना है, तो हम ये कर सकते हैं। जमता है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब ऐसा करने में ना एक नुकसान था, क्या नुकसान था मैं समझाता हूँ। अगर आप ऐसा करते हो ना तो एक गड़बड़ होती है, ऐसा करने से ना एक गड़बड़ होती है। जैसा एग्जांपल के तौर पे आपने एक एसेट खरीदा है, ये आपकी बैलेंस शीट है। आपने एक एसेट खरीदा है 10 लाख रुपए का। आपने एसेट कितने का खरीद रखा है? 10 लाख रुपए का। हर साल यू आर चार्जिंग एंड डिप्रिसिएशन ऑफ 1 लाख रुपीज पर एनम। फर्स्ट ईयर की बैलेंस शीट कैसी दिखेंगी? देख, फर्स्ट ईयर का बैलेंस शीट क्या रहेगा? ये एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। आपको नहीं लगता फर्स्ट ईयर वो एसेट का बुक वैल्यू 9 लाख दिखेगा? वाई 9 लाख? 10 पे रहेगा, 1 से डिप्रिशिएट होकर 9 पे आ जाएगा। सेकेंड ईयर द सेम एसेट विल बी एट 8 lakhs। थर्ड ईयर द सेम एसेट विल बी एट, बहुत ही बढ़िया। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं सिर्फ थर्ड ईयर की बैलेंस शीट पे कंसंट्रेट करूँ, कैन यू हेल्प मी विद दैट कि एसेट कितने में अक्वायर किया था, पता चलता क्या? और कुछ नहीं पता, ना कब खरीदा, ना पता, ना डिप्रिसिएशन का रेट नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो क्या पता चलता क्या? आप बोलोगे सर अगर हमको रेट पता है, डेट पता है, तो हम रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते। बैलेंस शीट में ये सब लिखा रहता है क्या? कब खरीदा नहीं लिखा रहता, रेट कितना नहीं लिखा रहता, ये सब बैलेंस शीट में लिखा नहीं रहता।
तो आपको नहीं लगता आपको ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पता चलती, आपको यहाँ पे सिर्फ रिटर्न डाउन वैल्यू पता चलती है? कुछ कुछ बड़े बड़े वर्ड्स वापर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल वैल्यू, रिटर्न डाउन, अरे ऐसा फाउंडेशन कह रहे। तो ये मेथड का ड्रॉबैक है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जब डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो एंट्री क्या पास की, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। आपने बार बार लगातार आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया। तो आप बार बार एसेट को क्रेडिट करोगे तो एसेट कौन सा ही ओरिजिनल कॉस्ट पर रहेगा, वो कम होते जाएगा ना। ऐसा ना हो, हमको अप्रोप्रिएट और फुल इंफॉर्मेशन मिले, तो हमने हमारा मेथड चेंज किया। हमने क्या बोला, इस समस्या का समाधान यहाँ है, एसेट को मत क्रेडिट कर, एसेट को मत क्रेडिट कर, उसकी जगह एंट्री क्या पास कर दे। देख डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही भाऊ, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा, बट डिप्रिसिएशन की जगह एसेट की जगह वी आर गोइंग टू यूज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जिसका नाम रहेगा प्रोविजन फॉर। तो अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो कायदे से अगर टेक्निकली मैं बात करूँ तो एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये दोनों अकाउंट से अलग अलग है कि सेम अकाउंट विद डिफरेंट नेम? दो भाई है ना ये लोग, दोनों जुड़वा भाई है ना, एसेट के जुड़वा भाई है प्रोविजन, उल्टा जो भी है। अगर हम वहाँ नहीं एसेट अकाउंट यूज़ नहीं कर रहे थे, उसकी जगह हमने प्रोविजन। अब इससे क्या होगा, इससे पोजीशन क्या बनेगी, चलो सेम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहले साल बैलेंस शीट में एसेट खरीदा है 10 लाख रुपए से, एसेट दिखेगा आपका। अब आपको नहीं लगता जब आपने डिप्रिसिएशन चार्ज किया तो आपका एक नया अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा? क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 1 लाख रुपए की प्रोविजन। अब वो कायदे से लाइबिलिटी में नहीं आती, आप बोल रहे होंगे कि सर हमने तो इसको साइड चेंज साइन चेंज करके माइनस किया, बराबर है, अभी के लिए मैं लाइबिलिटी में लिखूँ, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। अगला क्या है, अगले साल नेक्स्ट ईयर वापस वह एसेट का वैल्यू 10 लाख रहेगा, बट अब जब आप नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आपको नहीं लगता आपका प्रोविजन 2 लाख से बढ़ 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाएगा? 1 लाख का प्रोविजन बढ़ जाएगा ना। थर्ड ईयर में वापस डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एसेट तो 10 लाख पे रहेगा, बट आपका प्रोविजन कितने पे चला जाएगा? अब थर्ड ईयर देख के बताओ तो वो एसेट कितने में अक्वायर किया था, क्या पता चलता है क्या? कितने में अक्वायर किया था? ओहो, क्या बात है, एसेट कितने में अक्वायर किया बोल रहे हैं आप? 10 लाख में। अब मैं पूछूं कि याले मेथड में डब्ल्यू कितनी, क्या वो पता? यहाँ देखो, यहाँ डब्ल्यू पता चलती थी। अब बच्चे बोलेंगे सर आपने ओरिजिनल कॉस्ट पता भी कर ली बट आप डब्ल्यू का साथ छोड़ दिए। टडान टडान, डब्ल्यू पता चल गई, 10 - 3, 10 - 3 साइड चेंज साइन चेंज। तो ये मेथड का फ़ायदा समझा गया क्या है? ये मेथड का फ़ायदा क्या होता है, कोई भी तारीख पे आपको ओरिजिनल कॉस्ट भी पता चलती है, आपको डब्ल्यू भी पता चलती है, और आपको ये भी पता चलता है कि हमने अब तक कितना डिप्रिसिएशन चार्ज किया। ये तीन चीज़ें ही पता चलती थी ना इस चैप्टर से, डब्ल्यू ओरिजिनल कॉस्ट और ये। आई होप यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, यस और नो? बढ़ू आगे बढ़ू। अब मान लो ये एसेट आपने बेच दिया, दिस इज सोल्ड फॉर 5 लाख, कितने में बेच दिया आपने थर्ड ईयर में आके? 5 लाख में। तो 7 लाख का एसेट 5 में बेचा, तो एंट्री क्या हो जाएंगी, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, हाँ, लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू एसेट अकाउंट 7 लाख। ये कौन सा? विदाउट प्रोविजन में। ये कौन से इसमें? विदाउट प्रोविजन में। बट अगर मैं विथ प्रोविजन में बात करूं, विथ प्रोविजन में अगर वो एसेट को मैंने 5 लाख में बेचा, तो एसेट का बुक वैल्यू क्या है? 10 का एसेट 5 में बिका, तो आप बोलोगे 5 लाख का लॉस है, ये बोलना सही है या गलत है? वाई रॉन्ग, वाई रॉन्ग? क्योंकि एक्चुअली वो एसेट में से 3 लाख का तो डिप्रिसिएशन है ना, ये हमको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बेटा जब भी हम विदाउट प्रोविजन में रहते हैं, जब भी हम विदाउट प्रोविजन में, सॉरी विथ प्रोविजन मेथड में रहते हैं, तो जब हम सेल करते हैं तो सेल करते वक्त सेल की एंट्री पास नहीं होती। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले दो भाइयों को मिलाएंगे। हमने बचपन में इनको अलग कर दिया था, याद है क्या? बचपन में हमने अलग अलग कर दिया था। तो सबसे पहले सेल करने से भी पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों अकाउंट को मिलाएंगे। कौन से दो अकाउंट? प्रोविजन अकाउंट को एसेट में ट्रांसफर करेंगे, गया क्या बॉडी के अंदर, गया क्या? वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंस ऑफ प्रोविजन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। व्हेन इट्स कम टू ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है, लॉजिक लगता है? ट्रांसफर एंट्री में रूल लगता है, लॉजिक लगता है? लॉजिक लगता है ना। प्रोविजन को क्रेडिट बैलेंस से खत्म करना है, बोल एंट्री क्या रहेंगी? यानी हाँ, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
एसेट अकाउंट दो भाइयों को मिला दिया, कितने से मिलाएंगे हम? 3 लाख, जितने से भी। अब ये इसका वैल्यू जो 3 लाख है, इसको दो तरीके से बोल सकते हो, या तो डिप्रिसिएशन टिल डेट ऑन एसेट सोल्ड, आप चाहो तो डिप्रिसिएशन देख लो कितना है एसेट सेल पे, है ना, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 3 साल का मिला के 3 लाख हो गया। या अगर मैं इसकी जगह ऐसा फॉर्मूला वापर लिया रहता तो चलता क्या, कॉस्ट माइनस डब्ल्यू डी वी ऑन सेल डेट, इससे भी तो हमारे को डिप्रिसिएशन पता चल जाएगा ना, कॉस्ट माइनस डब्ल्यू डी वी इज डिप्रिसिएशन। 7 लाख का डब्ल्यू डी वी है ना सेल डेट पे। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया रह सकता है, या तो वो बोल सकता है डब्ल्यू डी वी दे दे सेल डेट पे, या वो डिप्रिसिएशन दे सकता है पूरा अब तक का, जो भी दिया रहे उस अमाउंट से पास कर लेना, या तो डिप्रिसिएशन से पास कर लो या कॉस्ट माइनस डब्ल्यू डी वी ऑन सेल डेट से पास कर लो। क्लियर है क्या? बॉडी के अंदर गया क्या ये? आया ना? मैंने याले क्वेश्चन में फर्स्ट वाला वापरा है, डिप्रिसिएशन टिल डेट प्रोविजन 3 लाख। क्लियर है क्या? बढ़ू आगे। अब मेरे को बताओ वो एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी? पहले एसेट की बुक वैल्यू 10 लाख थी, आपने 3 लाख से क्रेडिट कर दिया, तो अब वो एसेट की वैल्यू बन गई क्या 7 लाख? अब आपको नहीं लगता 7 लाख का एसेट 5 लाख में बेचा है तो 2 लाख का लॉस हो गया? अब हो जाएंगे एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, हाँ, लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू एसेट। हमने वो दोनों भाइयों को मिला के ओरिजिनल कॉस्ट से वो एसेट डब्ल्यू पे ला लिया। सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट से वो एसेट, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे था ना, ये ऐसा करके वो अब काय पे आ गया? डब्ल्यू पे आ गया ना। ओरिजिनल कॉस्ट से डब्ल्यू पे लाया और डब्ल्यू पे ला के हमने बेचा। इस सेल की एंट्री तो वैसी है जैसी है। तो विथ प्रोविजन मेथड का कंसेप्ट समझा के याद आया क्या? विथ प्रोविजन मेथड समझाया तो थम्स अप दो। ये सब हमने कहाँ पढ़ रखा था? फाउंडेशन में। ये सब जितना मैंने पढ़ा फाउंडेशन में, इसके 10 रुपये अलग से रिसेप्शन पे जमा हो जाने चाहिए। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग में अब आ जाओ वापस हमारे क्वेश्चन में। विथ प्रोविजन मेथड में एसेट खरीदा तो एंट्री तो सेम ही रहेगी ना, एसेट खरीदते वक्त कोई दिक्कत नहीं है। क्या एंट्री है? एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। डिप्रिसिएशन करते वक्त चेंज है, यहाँ हम एसेट यूज़ करते थे, यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम? वहाँ एसेट यूज़ होता था, यहाँ क्या यूज़ होगा? प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। गया क्या बॉडी के अंदर? ट्रांसफर एंट्री भी सेम रहेंगी क्योंकि डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हुआ है, वो अल्टीमेटली पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ईयर एंड पे। चेंजेस कहाँ आते हैं? एक तो सेल करते वक्त मैं डायरेक्ट सेल की एंट्री पास करूंगा, दो भाइयों को मिलाएंगे, या तो यू कैन यूज द फॉर्मूला कॉस्ट माइनस डब्ल्यू डी वी ऑन सेल डेट, या आप ये लिख सकते हो डिप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, इसकी टोटल मार लो। डिप्रिसिएशन टिल द डेट ऑफ सेल, इसकी टोटल मार लो आप, तो आपका आंसर मिल सकता। बॉडी के अंदर गया क्या? ठीक है। और लास्ट में सेल ऑफ एसेट, सेल ऑफ एसेट विल बी सेम, कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट टू प्रॉफिट। जमेगा? हाँ या ना? पक्का श्योर? इसको छाप लो। डिप्रिसिएशन हेडिंग देना। डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो मेथड है, विदाउट प्रोविजन, विथ प्रोविजन। क्या है, आपने फाउंडेशन की बुक में लिखा होगा, मैं बोलूँगा फाउंडेशन की बुक रेफर कर लेना, बट वो मिलनी नहीं है अभी, तो यही लिख लो इसको। हाँ, एक काम करते क्या, स्क्रीनशॉट ले लेते इसका फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो।
सेल ऑफ एसेट थर्ड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। डन। वो एग्जाम्पल रहने दो, एग्जाम्पल चाहिए क्या, ये एग्जाम्पल की ज़रूरत है कि याद रहेगा? वो बहुत ही गाचड़ माचड़ हो चुका है उसका, वैसे भी हो जाने दो। चलो वो याद रहेगा एग्जाम्पल। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट कम टू अ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको ऐसी वो एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल के तौर पे आपके बुक्स में रह जाए, इसलिए ये मैंने दे रखा है। क्या बोला हुआ है? विल प्रिंट गिवन यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मशीनरी दी हुई है 1/4/2016, 31/3/2017। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ मशीनरी है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज नथिंग बट अनदर नेम फॉर प्रोविजन फॉर डेप्री। ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 25,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000। तो मैंने पूरी मशीनरी बेचा कि 25,000 की मशीनरी बेचा? जिस पर डेप्रिसिएशन है 15,000, तो WDV 10,000 होगी ना। उसको बेचा कितने में? 13,000। तो आपको नहीं लगता 10,000 की मशीनरी 13 में बेचा है तो 3,000 का प्रॉफिट है? 10,000 की मशीनरी 13 में बेचा है तो 3,000 का प्रॉफिट है। बोल हाँ या ना। कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग अबाउट ट्रांजैक्शन। कुछ नहीं है, आपको 3 अकाउंट बनाने हैं। कौन से 3 अकाउंट बनाने हैं आपको? 3 या अदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। ये अकाउंट बनाकर आपको वो पास करना है। ट्राई करके आना चाहोगे? एक बार करके देखोगे ट्राई? सर ये क्यों सिखा रहे? ऐसा क्वेश्चन हमको आएगा, किस्मत अच्छी रही तो 2 मार्क 4 मार्क के लिए ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। अब अच्छा है, इसके अंदर में क्या करेगा, एक आधी एडजस्टमेंट और डाल देगा। जैसा मशीनरी डाल दिया, डिविडेंड का एडजस्टमेंट डाल देगा या टैक्स का एडजस्टमेंट डाल देगा। 4 मार्क का क्वेश्चन बनता ना छोटा सा। हाँ समझा क्या बोला मैंने? अब ये क्यों सिखा रहा मैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ना ऐसे बड़े क्वेश्चन में लागू होता है। देख सेम जो एडजस्टमेंट वहाँ दी हुई थी, मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 ऑन विच डेप्रिसिएशन ऑफ 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 20,000। सेम एडजस्टमेंट जो वहाँ दी हुई थी वो एडजस्टमेंट यहाँ दी हुई है, देख ले। और फिक्स एसेट्स में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फिक्स एसेट्स में क्या दिया हुआ है आपको? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ट्राई करके लाऊंगे इसको भी एक बार, ट्राई करके लाऊंगे इसको भी एक बार। कुछ नहीं, जैसे हाँ सारे अकाउंट जैसा आप 11th में ओपन कर रहे हो वैसे सारे अकाउंट यहाँ ओपन होंगे शुरुआत से लेके नीचे तक। और ये जो है डेप्रिसिएशन की क्या है, पहले 2 भाइयों को मिलाने की एंट्री। प्रोविजन का भी अकाउंट ओपन होगा ना, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 80,000, 1 लाख, 4 लाख, 6 लाख एसेट अकाउंट ओपन होंगे। पहले 2 भाइयों को मिलाने की एंट्री क्या रहेंगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू एसेट। कितने से हो जाएगा वो? 50,000। अब मेरे एक सवाल का जवाब दे, 80,000 का एसेट, 50,000 का डिप्रिसिएशन, तो एसेट की WDV बची 20, कितनी बचेगी? 30,000। और 30,000 का एसेट 20 में बेचा है तो 10 का लॉस हुआ ना। तो कैश अकाउंट डेबिट, लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, वो एंट्री पास करके आपको ये सॉल्व करना है। एक बार ट्राई करके आओ, एक बार ट्राई करके आओ। मैं थोड़ी से ज़्यादा उम्मीद रख रहा हूँ, बट ट्राई करके आओ। मैं सिर्फ वर्ड वापर रहा हूँ, ट्राई करके आओ। नहीं आया तो मैं तो हुई ना, नहीं आया तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। येस और नो? पक्का श्योर? तो कल हमारा टारगेट है 11, 12, 13, समय मिला तो 14। डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अब तक जो हमने बात की उसके अंदर में? तो कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क, नहीं तो हम अभी यहीं रुकते हैं। एनी डाउट्स? चलिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।